Hi, good morning, dear students. Today we are going to discuss about the blood coagulation related condition. So in this new chapter, the name of the chapter is blood and electrolytes. So we are going to discuss two different components in blood. One is coagulation related conditions and second is deficiency related conditions. Okay, so coagulation related conditions means DVT, prevention, treatment, then we discuss about stroke and acute coronary related management. Okay, so these are the main conditions related to the coagulations. And deficiency means anemia, and also we are going to discuss about ferrous sulfate and vitamin B12 and folic acid, those kind of substance. In electrolytes, we are primarily focused on potassium, hyperkalemia and hypokalemia management. So today's class is just overview and the theoretical component of the coagulation conditions. Okay, nowadays currently we are all hearing from all across the world and society, especially younger people are experiencing the cardiovascular problems and the sudden cardiac arrest and cardiac arrest related death. ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन आजकल हमारे सामने आ रही है. बहुत से स्टार्स, बहुत से जो डॉक्टर्स, एथलीट्स, ये सारे लोग एक्सपीरियंस करके सडन डेथ के जो इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें बहुत से डॉक्टर्स ऐसा भी रिकमेंड करते हैं कि आपके पास कुछ किट्स होनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशंस होनी चाहिए. तो आज की जो सिचुएशन है वहाँ पे हम 3-4 कंडीशंस की ओवरव्यू लेंगे, मेडिकेशंस की ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, उसकी मैनेजमेंट में, उसके नाम को समझेंगे. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इंडिविजुअल मेडिकेशंस जैसे हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, और वारफरिन, अदर डायरेक्ट एक्टिंग oral anticoagulants and antiplatelet medications, all the medications and thrombolytics, those medications we are going to discuss in the next class. Today is just overview class about what are the different kind of conditions. So you can expect few questions from this part. Why this is very important? Because coagulation related issues are very common and is associated with different disease conditions, surgery, different medications. So you are more likely to experience this kind of questions in your exam. Okay, तो questions का जो पहला टॉपिक है कोएगुलेशन में वो है ट्रीटमेंट. वर्ड्स को याद कर लीजिए, हम दो पार्ट में बात करेंगे. एक है ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. तो एक मोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको ये होना चाहिए कि दो टाइप की ब्लड वेसल्स है, वेन एंड आर्टरी. ओके, आर्टरी में फास्ट मूविंग ब्लड होता है और वेन में थोड़ा सा स्लो मूविंग ब्लड होता है. ओके, कोएगुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वेन के जो कोएगुलेशन के प्रॉब्लम्स है उसको वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये मेनली वेन में होता है. ओके, जैसे कोरोनरी के प्रॉब्लम्स है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो ये दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है कि ये आर्टरी के कोएगुलेशन के प्रॉब्लम्स, इन वेन के कोएगुलेशन के प्रॉब्लम्स. इफ़ यू आर गोइंग टू पुट लिटिल बिट मोर एफर्ट्स, तो जो वेन की कोएगुलेशंस है वहाँ पे ज़्यादातर वो कोएगुलेशन फैक्टर मीडिएटेड ज़्यादा होता है, कोएगुलेशन फैक्टर मीडिएटेड. आर्टरी जो है वहाँ पे ये प्लेटलेट मीडिएटेड ज़्यादा है. इसीलिए आर्टरी रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन का काम है उसमें हम एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस देते हैं, और वीनस की साइड में हम उसको एंटी कोएगुलेंट्स देते हैं. ओके, तो एंटी प्लेटलेट में आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई कोरोनरी आर्टरी के प्रिवेंशन में हम एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल का यूज़ ज़्यादा करते हैं. वीनो एम्बोलिज्म की तरफ हिपेरिन, वारफरिन का यूज़ ज़्यादा होता है. एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर स्ट्रोक का रिस्क प्रिवेंट करना है तो उसमें वारफरिन देते हैं. ओके, तो ये ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए. ब्लड जो चैप्टर है आपके क्लिनिकल साइंस में, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है. ओके, तो पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है,
व्हाट आर द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एक क्वेश्चन आ सकता है, एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो दो चीज़ों की समझ आपको होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। चलो थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाते हैं। रेशनल फॉर द ड्रग यूज़, क्यों यूज़ करते हैं? लोकल सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स खास करके ये पैरों के लोअर पार्ट में होता है, तो बहुत सीवियर पेन होने की और वहाँ पे रेडनेस हो जाने का सिम्टम्स बहुत रहता है, उसको रिलीव करना एक हमारा इंटेंशन है। प्रिवेंट द थ्रोम्बस एक्सटेंशन एंड एम्बोलिज्म, उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पैरों में यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बस है, अब ड्यू टू सम रीजंस ये यहाँ से डिटेच होके सर्कुलेशन में आ जाता है, तो दैट कैन कॉज स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, लंग्स में स्टक होके वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपके ब्रेन में स्ट्रोक भी दे सकता है। ओके तो प्रिवेंट द थ्रोम्बस एक्सटेंशन एंड एम्बोलिज्म। प्रिवेंट रिकरेंस, बार बार ये होने की प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करना जरूरी है। दिस इज सीवियर कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसको भी हम रोकना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट। बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट वी हैव टू try to find out what are the cause of embolism. Okay, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मीनिंग ये है कि इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट मोबाइल, वो घूमता नहीं है, तो वो सिचुएशन में एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक अगर अपने पैरों को रखता है तो वहाँ पे एम्बोलिज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ द पेशेंट इज़ ए बेड रिडन कंडीशन में है, बेड रिडन कंडीशन में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म। सर्जरी, खास करके जो बड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक नी हो गई, फिर आपका हीप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, दिस काइंड ऑफ सर्जरी दे हैव सिग्निफिकेंट हाई रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म। ट्रोमा, इट्स ओके, मेलिग्नेंसी में एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी बहुत बड़ा रिस्क है, प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी के बाद ये एम्बोलिज्म का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, ऑबियस। इस्ट्रोजन, तो जब भी आपके सामने COC कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या तो HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाले पेशेंट्स जब इस्ट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ऑलवेज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस पॉइंट इनटू योर काउंसलिंग। उसमें भी इफ़ द पेशेंट इज अ स्मोकर, स्मोकर के साथ में अगर वो इस्ट्रोजन ले रहा है तो दैट इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस अगर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ था तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क। थ्रोम्बोफिलिया इनहेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल अगर पेशेंट्स में ऐसा दिखता है तो भी वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन, अगर उसमें कोई ब्लड फैक्टर रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है ना, हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भी दैट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोएगुलेशन। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, INR देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, वो अगर वारफरिन लेता है पेशेंट तो बिटवीन 2 to 3 मेंटेन करना है। INR जितना ज़्यादा होगा उतना इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, INR जितना कम होगा दैट इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोएगुलेशन। ओके, ट्रोपोनिन, लिवर एंड रीनल फंक्शन, तो ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों को रूल आउट करना है एंड आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइंग कोज बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। ओके, ड्रग चॉइस देखिए तो ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स एंड ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो पेरेंट्रल में हिपेरिन, अब हिपेरिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द हिपेरिन। ओके, हिपेरिन इमीडिएट इफेक्ट देता है, इमीडिएट मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट इज प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो इफेक्ट देना चालू कर देता है, तो इसीलिए दैट इज वेरी गुड फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट।
low molecular weight heparin like dalteparin, enoxaparin is effective as heparin. इसकी हाफ लाइफ लंबी है, दैट्स वाई लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन में उसकी जो डोजिंग फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, हिपेरिन जल्दी से निकल जाएगा, इसीलिए उसको मल्टीपल डोज देना पड़ेगा डेली। हिपेरिन कंटिन्यू देना है। कैसे ट्रीटमेंट ऑफिशियली कैसे स्टार्ट होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हिपेरिन के साथ में वॉर्फरिन दिया, ओके, तो हिपेरिन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट इमीडिएटली, वॉर्फरिन रिक्वायर्ड सम टाइम। वॉर्फरिन को क्यों टाइम लगता है? बिकॉज वॉर्फरिन इज एक्टिंग एट द लीवर, वो लीवर में जाके जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स है उसकी प्रोडक्शन को रोकेगा, ओके, दैट रिक्वायर्ड सम टाइम, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन को रोकेगा, उसके बाद उसकी इफेक्ट ब्लड में आना चालू होगा, एंड जब तक ये वॉर्फरिन इफेक्ट करना स्टार्ट करता है, बाय द टाइम वी हैव टू कंटिन्यू विद द हिपेरिन। वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड, द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ द वॉर्फरिन बिटवीन 2 to 3 INR, then we can stop heparin and continue with the warfarin. That is the way of the management. Okay, subcutaneous administration of the heparin doesn't require any lab monitoring, and this method, okay, heparin को IV भी देते हैं, subcutaneous भी देते हैं। अगर subcutaneous दोगे, यहाँ से एक आपको एक पॉइंट समझा दूँ, okay, subcutaneous, intramuscular and IV, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस फास्ट इफेक्ट आईवी की होती है, उसके बाद इंट्रामस्कुलर की होती है, फिर सबक्यूटेनियस की होती है। क्योंकि सबक्यूटेनियस एरिया जो है वहाँ पे रिलेटिवली ब्लड वेसल्स कम होती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है, लेकिन सबक्यूटेनियस में नर्व एंड्स बहुत होते हैं, इसीलिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में कभी कभी पेशेंट को पेन हो सकता है। ओके, कोई से भी, ये जनरल रूल आपको याद रखना है। आईवी में तो वो सीधा ब्लड फ्लो में जाएगा, तो इमीडिएटली उसको फ्लश आउट करके सर्कुलेशन में ले लेगा। हेपेरिन अगर सबक्यूटेनियस देते हैं तो इसकी इफेक्ट ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेशन जाती है, और उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस में हमें लैब मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में दैट इज़ द प्रीफर्ड मेथड, ओके। चलो, अभी अगर आईवी हिपेरिन देते हैं तो उसमें एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मॉनिटर करना ज़रूरी है, और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। हिपेरिन का एक मेजर चैलेंज है, हीट का नाम शायद आपने सुना होगा, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, ओके। तो ये एक एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, पर हर एक पेशेंट में नहीं होता है। व्हेन द पेशेंट स्टार्ट विद हिपेरिन, इनिशियली वी हैव टू मॉनिटर द प्लेटलेट काउंट्स फॉर उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए, बट उसका जो रेगुलर मॉनिटरिंग है, रेगुलर मॉनिटरिंग रिलेटेड टू मेडिकेशन इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन, लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन में कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, ओके। लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन में कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। हिपेरिन में आईवी में आपको एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। ओके, फोंडापेरिनॉक्स सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज इफेक्टिव एज लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ये फोंडापेरिनॉक्स इज कंसिडर्ड एज द चॉइस ऑफ ड्रग इन हीट पेशेंट, ओके। तो वो हम जब ड्रग इंडिविजुअल ड्रग्स को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब उसको डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, ओके। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स, एपिक्सेबेन एंड रिवारोक्सेबेन, दिस इज द इनिशियल ट्रीटमेंट। डाबिगेट्रान 5 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हो, ओके। स्टार्ट आफ्टर 5 days ऑफ द पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स। ये मेडिकेशंस भी हम कल जब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। वॉर्फरिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन because drug interaction or INR monitoring is required and maintained between 2 to 3. This is also a very common question you can encounter in your exam. What's the INR target when the patient is taking warfarin?
ओके और उसके ऊपर से अगर आईएनआर का लेवल ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है, और उसमें आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। और वॉरफ्रिन के रिलेटेड ड्रग इंटरेक्शन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। is less preferred due to regular monitoring of INR, used in renal impaired and anti-phospholipid syndrome। हिपेरिन के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप हिपेरिन व्हेन द INR इज मेंटेन। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या है। ओके, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ कब करना चाहिए? थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ जब एक्टिव सिचुएशन है, ओके, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है और पेशेंट की हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, अब उसका ब्लड का सप्लाई रुक रहा है, ऐसी सिचुएशन में, एक्टिव सिचुएशन में जब इचिमिक कंडीशन है, तब हम थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए 3 मंथ्स। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रोवोक्ड बाय द मेजर सर्जरी और ट्रॉमा से अगर हुआ है तो अबाउट 3 मंथ्स, बिकॉज इज द नॉन रीजन, नॉन कॉज ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 months, 1 year, इस तरह से आता है। ओके, इफ एसोसिएटेड विद द ट्रांजिएंट रिस्पेक्टर देन इट्स 3 to 6 months। ओके, इट्स मोर देन 6 months फॉर अनप्रोवोक्ड रिकरेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, या तो एक्टिव कैंसर का पेशेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर पेशेंट है, तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ऐसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट में 6 months, तो आपके पास 3 months, 3 to 6 months एंड मोर देन 6 months, ये 3 कैटेगरी है। किसके लिए? वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट के लिए। व्हाई दिस ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एम्बोलिज्म, और स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। और ट्रीटमेंट किससे करनी है? एंटीकोएगुलेंट्स है। अब एंटीकोएगुलेंट्स में आपके पास कौन कौन से हैं? तो पेरेंट्रल है एंड ओरल है। पेरेंट्रल में हिपेरिन ग्रुप है और यहाँ पे वॉरफ्रिन ग्रुप है, तो दोनों को साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। जब हॉस्पिटलाइज है तो हिपेरिन, और उसके बाद ग्रेजुअली स्विच टू वॉरफ्रिन। ओके, तो ये एक ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपने एक्सट्रैक्ट करके रख लिए कि भाई ये 3-4 क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में वॉरफ्रिन नहीं देना है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में फिट करना है। ओके, वॉरफ्रिन इज ओनली प्रीफर्ड, प्रोस्थेटिक वाल्व है तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली प्रीफर्ड होता है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड हिपेरिन प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में हाईएस्ट रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। अगर बहुत रिस्की पेशेंट है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए, तो लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड हिपेरिन इज प्रीफर्ड। हिपेरिन का एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा? सबक्यूटेनियस। ओके, सबक्यूटेनियस इज प्रीफर्ड इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कैंसर में एपिक्सेम एंड रिवारोक्सिबेन और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन को प्रीफर कर सकते हैं। दिस मेडिकेशन अवॉइड इन GI कैंसर बिकॉज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। वॉरफ्रिन हैज अ हायर रिकरेंस रिस्क कैन रेयरली यूज्ड कैंसर के पेशेंट में। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन यूजुअली 6 months और उससे ऊपर होती है, पॉसिबल अंटिल द कैंसर ट्रीटमेंट एंड। ओके, तो ये पूरा टॉपिक था ट्रीटमेंट वाला, ट्रीटमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब बात करते प्रिवेंशन के। ओके, क्योंकि प्रिवेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू
extract out few questions from prevention of venous thromboembolism. Reduce the risk of DVT एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क कम करने के लिए. बिफोर स्टार्टिंग प्रोफाइलैक्सिस, क्या क्या देखना जरूरी है, थ्रोम्बोटिक रिस्क क्या है पेशेंट में. ओके, हार्ट की कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सर्जरी, एडिशनल रिस्क फैक्टर, एज, प्रीवियस वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, इमोबिलिटी के इश्यूज है, मैलिग्नेंसी है, ओबेसिटी है, हार्मोनल थेरापी, एस्ट्रोजन ले रहा है, प्रेगनेंसी या तो पोस्टपार्टम का स्टेज है. तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है कि पेशेंट में कितना रिस्क है और बेस्ड अपॉन दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. ब्लीडिंग का रिस्क देखना ज़रूरी है, जैसे INR को मेजर कर लिया या तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को मेजर कर लिया. ओके, पहला प्रोफाइलैक्सिस, मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो एक सॉक्स आते हैं जो आपको टाइट करके ऐसे पकड़ के रखते हैं. इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन, ये सारी चीज़ों से ब्लड की फ्लो एंड ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट हाई रिस्क वाला है और लंबी जर्नी ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट में, तो वो सिचुएशन में ऑलवेज वी हैव टू रिकमेंड देम टू मूव. थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको उठ के थोड़ा चलना है, पैरों को हिलाते रहना है, थोड़ा पानी पीते रहना है. Okay, so all these things and this kind of stockings are available in the pharmacy store, and also you can recommend this mechanical prophylaxis. High bleeding risk patient में anticoagulants start कर सकते हो इसके साथ में. Okay, choices institutes अपने हिसाब से define करती है, पर hospitalization increase the DVT risk. Consider the low molecular weight heparin once daily or subcutaneous heparin in 8 to 12 hours daily. ड्यूरेशन, जब तक पेशेंट फुली मोबिलाइज नहीं होता है, डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तब तक ये ट्रीटमेंट चला सकते हो. ओके, तो एक प्रोफाइलैक्सिस में मेडिकेशन में लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन या तो आप सबक्यूटेनियस हेपेरिन को यूज़ कर सकते हो. सर्जिकल पेशेंट्स में जैसे अर्लियर वी हैड डिस्कस अबाउट नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैव ए सिग्निफिकेंट हाई रिस्क ऑफ DVT. ये पहले रिस्क को असेसमेंट करने के बाद जनरल सर्जरी में कुछ ज़रूरत नहीं है. टाइमिंग ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, बहुत बड़ा डिबेट वाला सब्जेक्ट है, पर 7 days या तो जब तक फुली मोबाइल नहीं होता है तब तक. ओके, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं मेजर जॉइंट सर्जरी में. तो आपके पास ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा है, प्रोफाइलैक्सिस का ड्यूरेशन छोटा है. ओके, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में भी अलग अलग कंडीशन के 3 पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे. एंटीकोगुलेंट्स फॉर venous thromboembolism prophylaxis में low molecular weight heparin is more effective. Low molecular weight heparin is more effective or more convenient because that's need to be taken once daily than the subcutaneous heparin in the high risk orthopedic surgery. Okay, no lab monitoring is required. Low molecular weight heparin, कल हम कंपेरिजन जब देखेंगे low molecular weight heparin and heparin के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सबक्यूटेनियस हेपेरिन यूज्ड इन मॉडरेट रिस्क वाले पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं. सबक्यूटेनियस है तो इसमें एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फैक्टर 10A के इनहिबिटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये मेडिकेशंस कल देखेंगे. ओके, डाबागेट्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स फाइन. ड्रग्स जनरली नॉट रिकमेंडेड. वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कंडीशन में हम एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट या वारफरिन नहीं प्रिफर्ड करते हैं, ये नहीं दी जाती है. ओके, स्पेशल केसेस, प्रेगनेंसी में लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आगे हमने बात कर दी. कंटिन्यू फॉर 6 weeks. पोस्टपार्टम अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वारफरिन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं. पोस्टपार्टम मतलब प्रेगनेंसी हो जाने के बाद कैन बी गिवन. ओके, नाउ इचेमिक स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इचेमिक अटैक.
अब जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, ओके। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और दूसरा होता है इचेमिक स्ट्रोक। अब ब्रेन की ब्लड वेसल्स अगर ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, लीक हो जाती है तो ब्लीडिंग होता है, ओके। तो ये ब्लीडिंग वाला जो स्ट्रोक है जिसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ओके। एक होता है इचेमिक स्ट्रोक जहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ गया है और ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, ओके। तो ब्रेन का ये जो एरिया है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच रहा है। अब देखिए उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो इचेमिक स्ट्रोक के लिए यू कैन गिव अ थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेशेंट को स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स इफ वी कैन गिव देन द कंडीशन इज गेटिंग वर्स्ट, ओके। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स आर अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द स्ट्रोक बट स्पेशली फॉर द इचेमिक स्ट्रोक, नॉट फॉर द हेमरेजिक स्ट्रोक। दूसरी चीज़ है ये जो क्लॉट होने का जो रिस्क है उसको प्रिवेंट करने के लिए अब इसमें दो टाइप के हैं, एक तो इचेमिक स्ट्रोक है या तो एक ट्रांजिएंट इचेमिक स्ट्रोक है। वो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में नहीं है, ट्रांजिएंट फॉर्मेशन में है। इसको प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस। यहाँ पे एंटी प्लेटलेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड एंटी कोएगुलेंट भी यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, ओके। तो डीवीटी की ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस का ओवरव्यू ले लिया। अब स्ट्रोक के बारे में दो पार्ट्स का ओवरव्यू लेना जरूरी है, ओके। तो हेमरेजिक एंड इचेमिक वाला, और अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज अ प्रिवेंशन ऑफ इचेमिक स्ट्रोक। क्योंकि ये ब्लॉकेज होगा तो इचेमिक स्ट्रोक है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेरेब्रल इश्यूमा को रिड्यूस करने का चांस, ये सारी चीज़ें रेशनल आपको समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इचेमिक स्ट्रोक, एक्सक्लूड हेमरेज को एक्सक्लूड करना है वरना कंडीशन वर्स्ट होगी। क्योंकि ये सीटी स्कैन या तो एमआरआई से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू रूल आउट दैट कि इचेमिक है, उसको कंफर्म करना है, ओके। इंडोवेस्कुलर thrombectomy improve the outcome and reduce the mortality, often the combined with the IV thrombolysis में जैसे थ्रोम्बोलाइटिक्स मेडिकेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे थ्रोम्बोलाइटिक्स के नाम अल्टेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज, ये खास अभी ये मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा चलती है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज भी जो पुरानी बुक्स पढ़ते हो तो उसमें वो भी होगा, लेकिन दिस सब्सटेंसेस हैव मोर स्पेसिफिक इफेक्ट, इसीलिए अल्टेप्लेज एंड टेनेक्टेप्लेज ये थ्रोम्बोलाइटिक्स में हम देखेंगे, ओके। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, आइडियली विद इन 4.5 आवर्स में स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि वहाँ पे जो सेल्स है वो मरने से पहले वी कैन स्टार्ट परफ्यूजन को स्टार्ट करवा सकते हैं। 9 घंटे तक, कंसिडर अप टू 9 आवर्स अंडर द स्पेशलिस्ट गाइडेंस। तो एक मेडिकेशन हो गई। अभी आप स्ट्रोक को एनालाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रोक को समझ रहे हैं। स्ट्रोक के दो पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक, अदर वन इज इचेमिक स्ट्रोक। अभी इचेमिक स्ट्रोक्स में आपने दो पार्ट्स बना दिए, वन इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इचेमिक स्ट्रोक और दूसरा है ट्रांजिएंट इचेमिक स्ट्रोक। उसकी प्रिवेंशन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में एक तो सर्जिकल प्रोसीजर तो हो गई, दूसरा ये कर सकते हैं हम थ्रोम्बोलाइटिक्स दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स नीड टू बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल, आइडियली 4.5 घंटे के अंदर दे देते हैं तो बेस्ट है, पर 9 घंटे तक में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस, स्टार्ट विद द लोडिंग डोज अर्ली। लोडिंग डोज मतलब थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मेडिकेशंस को देना है, ओके। मॉनिटर द स्ट्रोक एंड हाई रिस्क ऑफ ट्रांजिएंट इचेमिक अटैक। एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल, ये दो मेडिकेशंस को हम दे सकते हैं। लार्जर स्ट्रोक है तो सिंगल एंटीप्लेटलेट प्रिफर्ड ड्यू टू इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क। जनरली हेमरेजिक स्ट्रोक होने का रीजंस होता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर इवेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए रिसेंट ट्रांजिएंट
इचमिक अटैक आया है तो ऐसे पेशेंट में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मॉनिटर करना जरूरी है। स्मोकिंग बंद कर दो, बीपी को कंट्रोल करना है, ग्लूकोज कंट्रोल करना है, लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन नीड टू बी गिवन। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी स्ट्रोक के लिए एंटी प्लेटलेट, इसीलिए इसको कुछ लोग बोलते हैं, जो कुछ लोग कभी आप अगर सोशल मीडिया में सुनते हो तो बहुत से डॉक्टर्स अभी इमरजेंसी किट, राम किट, 20 रुपये से कम कॉस्ट की ये किट हर एक घर में होनी चाहिए, हर एक लोगों को अपने पास होनी चाहिए। तो लोग अलग अलग टाइप की किट्स की बात करते हैं, पर मेडिकेशंस कॉमनली क्या होता है, एक जो किट है उसमें नाइट्रेट्स, इकोस्प्रिन एंड स्टेटिन्स ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रेट से आपकी कोरोनरी डायलेट हो जाएगी और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में ये दो मेडिकेशंस है वो जो क्लॉट्स है उसको फर्दर डेवलप होने से बचाएंगे और आपकी जो कार्डियोवेस्कुलर परफ्यूजन है उसको इम्प्रूव करेंगे। दूसरी एक कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि इसमें इकोस्प्रिन जो चेवेबल फॉर्म में है उसकी 2 टेबलेट को यूज़ करना है ऐसा बोल रहे हैं। क्लोपिडोग्रिल होती है और उसमें स्टेटिन्स भी होते हैं। तो ये जनरल दूसरे टाइप के स्ट्रोक या तो कोई भी कोएगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसमें ये मेडिकेशंस की किट भी लोग बोलते हैं जिसमें नाइट्रेट्स नहीं होता है। ओके, तो आप शायद आप कभी ना कभी कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर ये एक्सपोज हो चुके होंगे ये सारी चीज़ों से, पर इससे फ़ायदा होता है। आप अगर आपके घर में कोई है थोड़ी से बड़ी उम्र के तो ये किट आपके पास एक्सेसिबल होनी चाहिए। जब एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल 2 लेते हैं मेडिकेशन तो बोथ मेडिकेशंस आर सिनर्जिस्टिकली 2 अलग अलग जगह से प्लेटलेट को इनहिबिट करती है। दैट मीन्स दैट सिग्निफिकेंटली एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, पर ये हाई रिस्क वाले पेशेंट में फॉर फर्स्ट 3 वीक्स दैट कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन और उसके बाद सिंगल एजेंट में स्विच कर लेते हैं। क्लोपिडोग्रिल इज प्रीफर्ड compared to aspirin for long term use. Aspirin can cause the gastrointestinal and renal related issues, so clopidogrel is more preferred medications. अब क्लोपिडोग्रिल मेडिकेशंस में से एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये एस्प्रिन की डोज में आपके पास एक बड़ी रेंज है। नॉर्मली 50 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम तक का जो डोज है उसको एंटीप्लेटलेट डोज बोलते हैं, लेकिन क्लोपिडोग्रिल इज अवेलेबल ओनली इन 1 डोज 75 मिलीग्राम में। तो ये आपकी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एग्जामिनर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई जिसका एक ही डोजेस फॉर्म है, मतलब एक ही स्ट्रेंथ अवेलेबल है वंस डेली फॉर्मेट में, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट। तो क्लोपिडोग्रिल 75 मिलीग्राम 1 फॉर्मेट में है। Oral anticoagulants are preferred in specially atrial fibrillation के पेशेंट्स में। इन अरिथमिया वी हैड डिस्कस दिस पार्ट कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें वार्फरिन एज ए प्रिवेंटर दिया जाता है। ये सिचुएशन में ओरल एंटीकोगुलेंट्स इज मोर प्रिफर्ड कंपेयर टू एंटीप्लेटलेट फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव में लोअर ब्लड प्रेशर रखना जरूरी है, ये बहुत इजी बात है। स्टेटिन्स नीड टू बी यूज, रिड्यूस रिकरेंट स्ट्रोक, स्लाइटली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कोरोनरी इवेंट, स्लाइटली इंक्रीज द हेमरेजिक स्ट्रोक रिस्क, बट वो अभी के लिए ये इचमिक स्ट्रोक के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आपको ये समझ में आ गया है कि कोरोनरी आर्टरीज कैरिंग द ब्लड टू मायोकार्डियम, ये बंद होने के सिचुएशन में एक तो फिजिकल ट्रॉमा से भी हो सकता है, स्पेस्मेटिक कंडीशन से भी हो सकता है, पर 85% ऑफ द एक्यूट कोरोनरी कंडीशंस बिकॉज ऑफ द ये कोएगुलेशंस, ये आपकी क्लोटिंग के वजह से ही, थ्रोम्बोटिक ये सिचुएशन की वजह से ही होता है। अब कितना सीवियर है वो डिफाइन करने के लिए वी आर डिवाइडिंग टू एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। पहले तो आप इसको एंजाइना भी बोल सकते हो, अगर वो वहाँ से थोड़ी हायर कंडीशन है तो अनस्टेबल एंजाइना बोल सकते हो। अगर कंडीशन और वर्स्ट है और ये आपके हार्ट की जो मायोकार्डियम की ये मसल्स है वो अगर डैमेज हो चुकी है, इचमिक कंडीशन हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इचीमिया। ओके, अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इचीमिया,
दिस मीन्स ST सेगमेंट, ST सेगमेंट क्या है, आपकी ECG का ST सेगमेंट जो आता है वो एलिवेट हो चुका है, दैट मीन्स इज अ सिग्निफिकेंट डैमेज ऑन योर मायोकार्डियम। अब दूसरा होता है नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या तो अनस्टेबल एंजाइना, या तो नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ओके, नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अनस्टेबल एंजाइना और नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। तो ये वर्ड्स याद रखना जरूरी है, डिपेंड अपॉन कितना डैमेज है हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलो, रेशनल ऑफ यूज़ तो आपको पता है। एक्यूट ट्रीटमेंट, अगर ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन इज प्रीफर्ड, बाईपास सर्जरी, या तो उसको ओपन कर देना या तो स्टेंट लगा देना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोलाइसिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो क्लॉट है, थ्रोम्बस है, तो थ्रोम्बोलाइटिक्स कैन बी गिवन। ओके, फिर नॉन ST सेगमेंट में इंटरमीडिएट हाई रिस्क वाले पेशेंट में एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस अगर देना है तो आप एस्पिरिन 300 मिलीग्राम्स इमीडिएटली चेवेबल फॉर्मेट में दे सकते हो, एंड देन कंटिन्यू लो डोज 100 मिलीग्राम जब तक पेशेंट रहता है तब तक वो नॉर्मली, अगर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आती है तो चेंज करते हैं, वरना 100 मिलीग्राम एस्पिरिन इज प्रीफर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, क्लोपिड्रोग्रिल, टिकाग्रिल, ये सारी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, एस्पिरिन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोपिड्रोग्रिल इज प्रीफर्ड विथ फाइब्रिनोलाइटिक्स इफ द ओरल एंटीकोगुलेंट्स नीडेड, ये जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो देना है। ओके, ये हम जब एंटीप्लेटलेट्स देखेंगे तो ये सारी मेडिकेशंस डिस्कस करेंगे। ओके, पर अभी हमें क्लासिफाइड कर लेना है क्या क्या। एक तो सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारे काम में नहीं है, दूसरा है एंटीप्लेटलेट, उसके बाद एंटीप्लेटलेट में फर्दर डिवाइड करते हैं तो एस्पिरिन हो गई, क्लोपिड्रोग्रिल हो गई, ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A इनहिबिटर्स हो गए, ये सारे एंटीप्लेटलेट ही है। फिर एंटीकोएगुलेंट्स अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन यूज़ थ्रोम्बोलाइटिक्स इफ़ इट्स रिक्वायर्ड। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ये गाइडलाइंस जैसे जैसे हम आगे इंडिविजुअल मेडिकेशंस को देखेंगे यू कैन गेट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, 12 मंथ्स तक ये ड्यूअल, उसके बाद में रिड्यूस द 6 मंथ्स, हायर ब्लीडिंग का रिस्क है तो ओके मे एक्सटेंड अप टू 3 years, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो, ये सारे पॉइंट्स तो वैसे भी वहाँ पे आने ही वाले हैं। स्टेटिन्स, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, PPI, ये सारी सिचुएशंस लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के लिए। अभी आपको कितने पॉइंट्स को आज के क्लास में समझ के रखना है। सबसे पहले कोगुलेशन रिलेटेड कंडीशंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वीनस में थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, ओके, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, इसके 2 पार्ट, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ VTE वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, दूसरा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ वीनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म। दूसरा पार्ट हुआ स्ट्रोक। अब स्ट्रोक्स में आप 2 पार्ट करोगे, हेमरेज वाला स्ट्रोक और इचेमिक स्ट्रोक। इचेमिक स्ट्रोक के 2 पार्ट कर दोगे, एक है एक्यूट इचेमिक स्ट्रोक और दूसरा है ट्रांजिएंट इचेमिक स्ट्रोक। तीसरा पार्ट है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आप 2 पार्ट करोगे, ST सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, नॉन स्टेम भी हो सकता है, नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, या तो अनस्टेबल एंजाइना। ये एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना जरूरी है। उसके बाद एक पार्ट और आपको समझना है, वो है मेडिकेशंस। ओके, मेडिकेशंस को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स। वन इज एंटी कोएगुलेंट, एंटीप्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स। अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो एंटीकोएगुलेंट्स में 2 पार्ट कर देते हैं, एक तो पेरेंट्रल एंड ओरल।
एंटीप्लेटलेट्स में अलग अलग 4 क्लास की मेडिकेशंस आती है। एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल जो अलग मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर वाली मेडिकेशंस एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज वाली मेडिकेशंस। थ्रोम्बोलाइटिक्स में स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड अल्टेप्लेज। तो इस तरह से आपको एक ब्लड कोएगुलेशंस का पूरा ओवरव्यू समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल मेडिकेशंस। तो आप ब्लड में से, कोएगुलेशंस में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल फील कंफर्टेबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। ओके, तो आज का क्लास यहाँ तक ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।